नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री सुमन पुष्करना, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर ने अपने कैरियर की शुरुआत 1986 में सीआरपीएफ में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने से की थी और लगभग 3 साल बाद 1989 में वह दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने। सन 2006 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और अपने इंस्पेक्टर कार्यकाल में वह एसएचओ द्वारका साउथ, एटीओ पंजाबी बाग और पीएसओ2 प्रेसिडेंट रहे। सन 2017 में वह एसीपी प्रमोट हुए और प्रमोट होने के बाद उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में वह एसीपी पंजाबी बाग हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं दिल्ली पुलिस में बिताए गए इन 34 सालों के सफ़र के बारे में। सर, आपको शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली में ही पैदाइश हुई। मैं यहीं स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद लॉ सेंटर से मैं एलएलबी कर रहा था। इसी दौरान मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया एज सब इंस्पेक्टर। तो ज्वाइन कर लिया क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। तो उसके बाद मैं 1989 में दिल्ली पुलिस में आ गया था। सर, अगर आपके 35 सालों को एक वाक्य एक शब्द में सम अप करना चाहें तो सर किस तरह करना चाहेंगे आप? वेरी ऑफन चैलेंजिंग, कंटिन्यूसली लर्निंग एंड बूस्टिंग योर कैपेबिलिटीज़। इतना ही कहूँगा। लगातार आपको सीखना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाते रहना है, सीखते रहना है। सर, लगभग 3 दशक से ज़्यादा का समय आपने दिल्ली पुलिस परिवार को दिया है। मैं जानना चाहूँगा सर, दिल्ली पुलिस व्यवस्था किस हद तक बदली है? तब के दौर में और आज के दौर में कितना बदलाव आप देखते हैं? स्टीम इंजन से लेके बुलेट ट्रेन की जर्नी जिसे हम देखते हैं, अगर रेलवेज की कहें तो ऑलमोस्ट यही चेंज मैं पुलिस में भी देखता हूँ। जब हम लोग इनिशियली इन्वेस्टिगेशन करते थे किसी, खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चोरी हो गई, बर्गलरी हो गई, तो उसमें मोडस ऑपरेंडी का बड़ा रोल रहता है। तो मुझे याद है कि पुराने पीएचक्यू में 10th फ्लोर पे नया नया सीआरओ खुला था। तो डॉट प्रिंटर से हमें लिस्ट बना, मतलब रिकॉर्ड से निकाल के दी जाती थी। 10, 15, 20 वो पिक पॉकेट्स हों, थीव्स हों, और उनको हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते थे। फिर वो बुक्स में आने लग गई, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स बढ़ते गए। फिर अलग अलग क्राइम की अलग अलग बुक प्रिंट होने लग गई। उसके बाद में उनके वॉल्यूम्स बनने लग गए। आज पूरा डिजिटल है, पूरा रिकॉर्ड जो है, और नंबर ऑफ क्रिमिनल्स की तो कोई अब कह ही नहीं सकते कितने हैं। तो बहुत चेंज है, हर चीज़ में चेंज है। जितना समाज बदला है उतनी पुलिस भी उसी हिसाब से बदली है। बहुत चेंज तो आया है। आज जो नए बच्चे खास करके भर्ती हो रहे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको उसका ज्ञान है। सर, आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण क्या रहा? देखिए, कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज था। ये सभी के लिए था, कोई मेरे लिए अलग से नहीं था। उसके अलावा अगर केस की बात कहें तो जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली से बाहर जाते हैं तो अकेले होते हैं। आपको सभी डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं, आपका कोई सलाहकार नहीं होता है। तो एक बैंक फ्रॉड का केस था, उसमें मैंने एक पुलिस कस्टडी में एक एक्यूज्ड को लिया था। उसने जो भी डिस्क्लोजर किया बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए, सेकंड एक्यूज्ड के लिए, तो हम लोग 4 लोग की टीम मुंबई गई। वहाँ से जो सेकंड एक्यूज्ड अरेस्ट किया, उसने पुणे में थर्ड एक्यूज्ड का डिस्क्लोजर किया। वो थर्ड एक्यूज्ड भी मिल गया, हम लोग 4 थे। अब थर्ड एक्यूज्ड ने डिस्क्लोजर किया अहमदाबाद का, कि फोर्थ एक्यूज्ड अहमदाबाद में रहता है। अब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि हम 4 लोग हैं और चौथा अगर मिल जाता है एक्यूज्ड तो उनको लेके कस्टडी में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने एसएचओ साहब से फ़ोन पे बात करके एक फ्रेश टीम रीइंफोर्समेंट मंगवाई
और फिर वो चौथा एक्यूज्ड भी अरेस्ट हो गया। उसने वापस मुंबई में ही 5th एक्यूज्ड का डिस्क्लोज़र किया। ये बात 1999 की है। मुझे अभी भी याद है कि नेक्स्ट डे जब हमने जिस दिन 5th एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, तो नेक्स्ट डे अटल बिहारी वाजपेयी पीएम होते थे, उनका विजिट था मुंबई में। हम लोग बड़े निश्चिंत थे क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन मेरी कंक्लूड हो चुकी थी, और जो पुलिस कस्टडी में मैं दिल्ली से एक एक्यूज्ड को लेके गया था, उसको एक टीम के साथ वापस भेज दिया था क्योंकि उसका पुलिस रिमांड ख़त्म हो रहा था। लेकिन चैलेंजिंग तब हुआ जब पूरी रात बारिश हुई और सुबह भी वो बारिश रुकी नहीं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमने अपनी कोर्ट पता की वो हमें गलत कोर्ट किसी ने बता दी। हम गलत जगह पहुंच गए। एक तो बारिश की वजह से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था मुंबई की जब बारिश होती है, और अरेस्ट को किए हुए 24 घंटे बीतने को जा रहे थे। खैर हम किसी तरह से सेकंड कोर्ट में पहुंचे, तो तब तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, क्योंकि छुट्टी का दिन था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो मालूम चला कि 2 बजे ही चले गए हैं। अब वहाँ एक नाइट मजिस्ट्रेट का प्रोविज़न होता है मुंबई में। तो वो जो चैलेंज था कि मुझे 24 घंटे के अंदर पेश करना ही करना है इस एक्यूज्ड को, जिसका कि एक्सीड होने के बुरे चांसेस थे। तो मैंने पीपी साहब से भी फ़ोन पे सलाह ली कि भाई ये हो नहीं पा रहा है किसी भी तरह से, क्योंकि नाइट मजिस्ट्रेट उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाइट अभी शुरू नहीं हुई है, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो अवेलेबल नहीं है। खैर 24 घंटे के बाद ही सही मैंने नाइट मजिस्ट्रेट को पेश किया, और सिर्फ उन्होंने मेरी अटेंडेंस लगाई। अब मेन इशू ये था कि अब नेक्स्ट डे फिर से मुझे रेगुलर कोर्ट में, वहाँ की जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पेश करना है, और उस कोर्ट को कन्विंस करना है कि हाँ ये एक्सीड क्यों हुए हैं 24 आवर्स। कोर्ट ने मेरे को बड़े ही पेशेंटली सुना और बड़ा ही जस्टिफाइड एक ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने मेरे हर एक्ट को, क्योंकि मैंने उसको जो डेली डायरी होती है बॉम्बे पुलिस की, उसमें हर इवेंट को जो जैसे जैसे हुआ उसको मैंने रिकॉर्ड कर रखा था। तो वो सेटिस्फाइड हुए, उन्होंने मेरे एक्ट को जस्टिफाई किया। तो वो जो चैलेंज था उस टाइम पर कि आप को उस टाइम पे किस तरह से अपने आप को बिल्कुल काम रखते हुए, क्योंकि आपके नियत में नहीं है गलती, लेकिन सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। तो वो बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए उस टाइम पे रहा था कि एक टीम को रवाना भी करना है, पीसी रिमांड ना उसका एक्सपायर कर जाए, फिर इसके 24 घंटे ना एक्सीड कर जाए। सर इतने वर्षों के दौरान आपने सबसे दिलचस्प मामला, ये क्या घटना ऐसी देखी जिसका आप हिस्सा रहे हो और आपने बखूबी टैकल किया हो? एक मामला, जब मैं SHO द्वारका साउथ था, तो जो शाम को दिन ढलने के बाद पेट्रोलिंग करते हुए मैं थाने के साथ में एक एबंडेंट सी लेन है, लोनली लेन, तो उसमें अक्सर छीना झपटी वगैरह हो जाती थी, तो उसमें पेट्रोलिंग कर रहा था। तो एक लड़का, जवान लड़का 24-25 साल का, दाढ़ी बढ़ी हुई, 4-6 महीने से नहाया नहीं हुआ, मैले कपड़े, और हमारी गाड़ी देख के और वो एकदम दुबकने लगा। तो मैंने अपने ऑपरेटर को कहा, पकड़ इसको, लगता है कुछ गड़बड़ है मामला। तो जब हमने उसको पकड़ा और उसको देखा तो उसकी जेबों में कूड़ा भरा हुआ था, और जब बात की तो वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, मतलब बोला ही नहीं कुछ। तो कुछ एहसास हुआ कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसको मैं पुलिस स्टेशन में ले आया, और आप देखें कि एक छोटी सी मुस्कुराहट ने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। हम लोग जिपनेट के ऊपर गुमशुदगी चेक कर रहे थे कि इस एज की गुमशुदगी कौन कौन सी हो सकती है।
तो वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था और मैं कंप्यूटर में उसकी शक्ल देख के और जिपनेट पर उसके हुलिये की गुमशुदगी चेक कर रहा था। तो उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब से एक घंटा हो चुका था, कोई उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होता था, ना वो बोलता था। पागल, मतलब उसकी दिमागी हालत खराब थी। तो जैसे ही एक गुमशुदगी आई रोहिणी की, उसमें बहुत ही एक स्मार्ट सा लड़का, अप टू डेट, जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, पूरी टाई वगैरह लगाई हुई, तो उसकी जैसे ही वो फ़ोटो आई, उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो मैंने कहा मामला तो गड़बड़ है। अब उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 6 महीने की दाढ़ी बढ़ी हुई है, मैला कुचैला, और ये अप टू डेट फ़ोटो में। यार हमने फिर भी जिस बच्चे की वो गुमशुदगी थी, उसके आईओ से कांटेक्ट किया। आईओ ने, वो सिंगल मदर थी जिनका ये बच्चा था, तो उनसे कांटेक्ट किया। फिर रात को लेट नाइट वो लोग, क्योंकि वो सिंगल मदर होने के कारण अकेली नहीं आ सकती थी, उसने अपने ब्रदर को बुलाया, मतलब इसके लड़के के मामा को। फिर वो मामा और उसकी मदर जो है लेट नाइट थाने में आए, और वो जो मंजर था देखने वाला, 6 महीने के बाद एक माँ अपने बेटे से मिली, तो वो मेरे लिए बड़ा ही मतलब सेटिस्फाइंग था पल। सर, जब एक पुलिस ऑफिसर फील्ड में होता है तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजिंग इसलिए भी होता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि घर परिवार में भी हमारी ज़रूरत होती है। ऐसे में सर मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपने एक बैलेंस बनाए रखा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में? इसमें 2 बातें हैं। एक तो आप जितनी जल्दी अपने परिवार को ये चीज़ का एहसास करवा देते हैं कि आपके 2 परिवार हैं। एक जो फैमिली आपकी है ही, जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। दूसरा आपका दिल्ली पुलिस का परिवार है। तो बटेगा तो सही कुछ ना कुछ। अगर आप एक तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो दूसरा सफ़र करेगा ही करेगा। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल आपकी फैमिली है, उसको इस बात का एहसास शुरू से ही करवा देना चाहिए। वो फॉर्चुनेटली मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने इस बात को शुरू से ही समझ लिया था। फिर दूसरा ये है कि जब आप इजी पोस्टिंग में होते हैं तब आप बेहतर टाइम दे सकते हैं। जब आप एक्टिव पुलिसिंग में होते हैं या टफ पोस्टिंग में होते हैं, पुलिस स्टेशन में होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है। दिल्ली पुलिस की फैमिली जो है आपसे ज़्यादा काम की जो मांगती है। और जैसे ही आप लोग सिक्योरिटी में या किसी ऐसी शिफ्ट वाली ड्यूटी में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि फिर एवरी पुलिसमैन शुड टेक केयर ऑफ पर्सनल लाइफ। मतलब रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपकी किस प्रकार की है? क्या प्लानिंग्स की हुई हैं सर आपने? प्लानिंग बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो चुकी हैं। तो एक ही जिम्मेदारी बचती है, वो मेरी अपने खुद के प्रति है। तो देखते हैं, खुद को एंजॉय करेंगे। सर लास्ट में सर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी, यंग जनरेशन, हमारी जो ट्रेनीज़ हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब हम लोग आए थे इस दिल्ली पुलिस में, तो जो हमारे उस्ताद थे जिन्होंने हमें काम सिखाया, तफ्तीश सिखाई, पुलिसिंग सिखाई, तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई थी, उस पर हमने अमल किया। उसमें से एक बात जो बहुत ज़रूरी थी वो ये थी कि बेटा इसको नौकरी मत समझना, कि जैसे बाकी लोग नौकरी करते हैं सैलरी के लिए, ये एक प्रोफेशन है, पेशा है। नौकरी और पेशे में बहुत फ़र्क है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एवरी डे यू हैव टू लर्न और इम्प्रूव। तो वो जब तक आप इसको एक पेशा नहीं समझेंगे, प्रोफेशन नहीं समझेंगे अपने इस जॉब को, तब तक आप फिर इसके साथ मतलब न्याय नहीं कर पाएंगे अपने काम के प्रति। आपको लगातार सीखना। जब हम आए थे दिल्ली पुलिस में, तब साइबर नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
कंप्यूटर भी बहुत नया कंसेप्ट था। वो ग्रीन एंड वाइट कलर के वो डिब्बे टाइप कंप्यूटर होते थे, उसमें भी बहुत कम स्कोप था, मेमोरी नहीं थी, रैम नहीं थी। तो लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो अप टू डेट है इस नॉलेज के बारे में, लेकिन फिर भी उनको वो जो बेसिक है ना कि इसको प्रोफेशन की तरह लेना, वो ज़रूर इसको देखें इस नज़र से। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।